नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। चीन से जल्द सुलझेगा सीमा विवाद, दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की बातचीत में सहमति, व्यापार संतुलन के लिए टास्क फोर्स। चीन के सैलानियों को मिलेगा ई वीजा, शिन्हुआ यूनिवर्सिटी में नरेंद्र मोदी का ऐलान, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने पर जोर। 5वीं बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनेंगी जयललिता, 22 मई को एआईएडीएमके विधायकों की बैठक, संपत्ति मामला खत्म होने के बाद फैसला। काले धन के खिलाफ मदद के लिए स्विट्जरलैंड बदलेगा कानून, भारत को दिलाया भरोसा, स्विस संसद में बिल लाने का ऐलान। तेलंगाना के सूखा पीड़ित इलाकों में राहुल गांधी की पदयात्रा, किसानों से मिलकर सुनी समस्याएं, भूमि कानून में संशोधनों का विरोध। और आइए देखते हैं आज की हमारी पहली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के पर्यटकों को ई वीजा की सुविधा देने का आज ऐलान किया। बीजिंग में शिन्हुआ यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में निवेश के अपार मौके हैं और जमीन अधिग्रहण को विकास के रास्ते में रुकावट नहीं बनने दिया जाएगा। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बिना ही आतंकवाद के मुद्दे पर चीन को चेताया और कहा कि भारत और चीन मिलकर ही दुनिया को एक मजबूत आवाज दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को दोपहर बाद बीजिंग की शिन्हुआ यूनिवर्सिटी में छात्रों से रूबरू हुए। यहाँ उन्होंने चीनी पर्यटकों को ई वीजा की सौगात देने का ऐलान किया। ई वीजा का फैसला बड़ा है क्योंकि सुबह तक विदेश मंत्रालय इससे इनकार कर रहा था। So we have decided to extend electronic tourist visa to Chinese nationals. We are also celebrating the Year of India in China in 2015. We are launching the Provincial and State Leaders Forum today. उन्होंने छात्रों के सवालों के जवाब भी दिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को रोड, बंदरगाहों, रेलवे, एयरपोर्ट, टेलीकॉम, स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारी निवेश की दरकार है और चीन इसमें बड़ी भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि जमीन अधिग्रहण का मुद्दा विकास के रास्ते में रुकावट नहीं बनेगा और न ही इससे किसानों को कोई नुकसान पहुंचने दिया जाएगा। Our resources are being allocated with speed and transparency, and we will make sure that land acquisition does not become a barrier to growth or a burden on farmers. प्रधानमंत्री ने आतंकवाद को मानवता के लिए खतरा बताया और पाकिस्तान का नाम लिए बिना ही इलाके की सुरक्षा के प्रति चीन को आगाह भी किया। The spreading tide of extremism and terrorism is a threat we both face, for both its source is in the same region. We must also deal with the changing character of terrorism that has made it less predictable and more diffuse. प्रधानमंत्री ने छात्रों के सवाल के जवाब में कहा कि भारत और चीन के सहयोग से एशिया में शांति और स्थिरता लाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि भारत और चीन पर इस वक्त दुनिया की निगाहें हैं। बीजिंग से अमृता राय के साथ फ्रैंक परेरा, राज्यसभा टीवी। और हमारे साथ खास मसले पर बातचीत करने के लिए हैं पूर्व राजदूत सुरेश के गोयल साहब। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं कहूं कि शिन्हुआ यूनिवर्सिटी में जो उन्होंने पूरा भाषण दिया है, आपकी नज़र में कौन सी 3 बड़ी बातें जो आपको लगता है कि सबसे प्रमुख है यहाँ पर, 3 या 5 जो मेन पॉइंट्स आपको देखते हैं? पहले तो मैं कहूँगा कि जो शिन्हुआ यूनिवर्सिटी में उन्होंने भाषण दिया, उसमें जो हमारा पूरा भारत का एक एजेंडा है चाइना के साथ में, उसका पूरा खांचा और तस्वीर उन्होंने जो है स्टूडेंट के सामने रखी है। ये इसके अलावा एक छोटी सी बात और मैंने देखा है इससे पहले भी, जब भी हमारे प्रधानमंत्री जी को यूथ के साथ में इस तरह से बात करने का मौका मिलता है तो वो काफ़ी सहज तौर पर जो हमारे जो मुख्य मुद्दे हैं उनके बारे में बोल जाते हैं। अब मैं कहता जो उन्होंने जो 3 मुद्दे रखे हैं सामने, 3 मुद्दों में उन्होंने जो कहा है कि एक तो जो हमारा जो अभी जो संबंध हैं उनकी जो रूपरेखा है, जिसके लिए हमारे पास कुछ कंसर्न्स भी हैं, कुछ हमारी ज़रूरतें भी हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है इकोनॉमी में, और ज़रूरत हमारे को ये है कि मार्केट
एक्सेस की ज़रूरत है। और इसके अलावा जो ट्रेड में जो ग्लोबल इकोनॉमी के हिसाब से जो ट्रेड में जो एक बढ़त होनी चाहिए वो एक तो मुद्दा वो। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा कि एक रीजनल सिक्योरिटी कि रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में भारत और चीन क्या क्या अपनी भूमिका निभा सकते हैं। उसमें टेररिज्म भी शामिल है, उसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी भी शामिल है, और सबसे बड़ी चीज उन्होंने चाहे जो एक इंटरकनेक्टेड एशिया की बात कही है वो शामिल है। और तीसरी बात जो हम काफी चर्चा भी हुई है बाउंड्री इशू के बारे में। और बाउंड्री इशू के बारे में उन्होंने बजाय ये कहने के कि एक बड़ी दिक्कत है या वो है, उन्होंने जो कहा कि भारत और चाइना को अपने बीच में एक ट्रस्ट बढ़ाना है, और जो ट्रस्ट बढ़ाने के लिए जो इस तरह की चीज़ें हैं उनको दूर करना होगा। तो उन्होंने सहज तौर पर, और चौथा चीज़ आपने खाली 3 चीज़ें कही हैं, लेकिन चौथी चीज़ बहुत ज़रूरी है। भारत और चीन का अगर आप देखे जाए 3 मिलेनिया का जो रिलेशन रहा है उसमें जब तक कि जैसे ह्यूएन सांग रहे, फासियन आए यहाँ पर, दुन हुआंग में जो बुद्धिस्ट ग्रोटो है, जो कल्चरल कॉन्ट्रैक्ट्स की जो बात अगर ना करें तो हम वो अधूरा रह जाएगा जी। तो 4 मुद्दे उन्होंने जो है बड़े इंपॉर्टेंट कहे। अब अगर एक एक करके मुद्दों पर आता हूँ, सिक्योरिटी को लेकर खासतौर पर जो सबसे बड़ा मुद्दा दिखता है, जिस तरीके का खाका प्रधानमंत्री ने यहाँ पर खींचा है और जो एक संदेश या संकेत देने की कोशिश की है, आपकी नज़र में कितना आगे बढ़ते हुए या कितना मैं कहूँ कि मुफीद या सही ट्रैक पर हम आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं? मेरे ख्याल है हमने अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू है एक बड़े सटीक तरीके से उनके सामने रखा है। उसके बाद उनका क्या रिस्पॉन्स होता है ये आप देखिए कि ये चीज़ हमने कही है यहाँ पर सिंघुआ यूनिवर्सिटी में। जो बातचीत में उन्होंने क्या कहा है उसकी हमारे पास अभी तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है। जो रीजन में उनकी जो रिलेशनशिप है अफगानिस्तान में पाकिस्तान से, या अगर साफ साफ कहा जाए जो उन्होंने कहा है कि सेम रीजन से ये टेररिज्म आता है, हम सब जानते हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या रवैया रहे कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरे ख्याल है भारत का जो एक सेंसिटिविटी है उसके बारे में चीन को अच्छी तरह से मालूम है, और शायद वो उसके बारे में कुछ आगे एक्शन लेना ठीक समझें। क्योंकि जो प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हम कुछ अंधेरे गलियारों से गुजरते हुए एक वैश्विक बदलाव जो हो रहा है उसकी तरफ भारत और चीन कमोबेश एक की स्थिति में है, और बड़े देश हैं एक साथ खड़े होना चाहते हैं। कितना मीनिंगफुल आपको दिखता है ये लाइन, और खासतौर पर उन यूथ के साथ जिनके अंदर परसेप्शन इंडिया को लेकर मैं कहूँ कि शायद अलग तरह का रहा होगा? ये बिल्कुल सही है। ये एक्चुअली मेरे को पहले बोलना चाहिए था। ये आप देखिए इस टाइम पर एशिया में सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इंडिया चाइना की हैं। सबसे बड़ी इकोनॉमीज इंडिया चाइना की हैं। अगर आप 2000 साल पहले देख लें, जो इंडिया और चाइना का जो ग्लोबल इकोनॉमिक शेयर सबसे ज़्यादा था, मेरा ख्याल है इस समय इंडिया और चाइना दोनों ही जो अपनी एक विरासत है, हिस्टोरिकल विरासत है, उसको दोबारा लेने की कोशिश कर रहे हैं। उसको दोबारा प्राप्त करने के लिए जब तक दोनों ये देश इकट्ठे नहीं होंगे और एक रास्ते को पहचान करके नहीं चलेंगे तो असंभव लगता है ये। तो उन्होंने जो कहा है कि भारत और चीन दोनों की ही डेस्टिनी एक है, उस डेस्टिनी में हम दोनों को इकट्ठे होकर आगे बढ़ना है, ये एक बड़ा अच्छा संदेश है उनके लिए, और हो सकता है जी। एक चीज़ और जो मैं समझना चाहूँगा गोयल साहब, कि जिस तरीके से इससे पहले के दौरे होते रहे हैं, क्योंकि आप वहाँ पर रहे हैं, इस दौरे में क्या वो नए मुद्दे जो आपको लगता है कि प्रमुखता से उठाए जा रहे हैं, चाहे वो जनता के बीच हों, युवाओं के बीच हों, जो इससे पहले शायद हम अवॉइड करते थे कई बार? जी, इतना जरूर है कि जैसा मैंने पहले कहा था कि कल की बात है शायद ये, कि 88 में हमारे रिलेशनशिप में जो एक फेज शुरू हुआ राजीव गांधी जी की विजिट के बाद, उस टाइम पर थोड़ी सी हिचकिचाहट थी कि किस तरह से बात करें, क्या कहें, किन मुद्दों पे बात की जाए, ताकि शुरू में ही रिलेशनशिप जो अभी दोबारा बननी शुरू हुई है वो वहीं पर डिरेल ना हो जाएगी। अब मेरे ख्याल है एक ओपननेस आ गई है बातचीत करने में, कि हमारे जो मुद्दे हैं हमको खुल के बोल पा रहे हैं। चाइनीज का रेस्पॉन्स अभी भी, अगर मैं कहूँ यहाँ पर खुले तौर पर, थोड़ा सा अभी गार्डेड है, और उसका मेरे ख्याल है एक वजह भी है, उनकी अपनी जो नेबरहुड में देखते हुए वो मेरे ख्याल है इतना खुल करके आगे नहीं आ पाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि पहले से उनको भी ये लगता है कि भारत से रिश्ते मजबूत करने में उनकी भी भलाई होगी, तो ये एक तरह से एडवांसमेंट हुआ है पहले से।
चलिए आपका एक एडवांसमेंट है कि नए स्टेज पर हम पहुंचे हैं रिलेशनशिप को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश साहब इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए आपका। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा के दूसरे दिन आज दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष, रेलवे, शिक्षा, स्मार्ट सिटी और पर्यटन से जुड़े 24 समझौतों पर दस्तखत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी प्रधानमंत्री ली कशांग के बीच सीमा मुद्दे को सुलझाने पर भी बात हुई। चीन ने भारत के मेक इन इंडिया अभियान में सहयोग का भी भरोसा दिया। साथ ही व्यापार असंतुलन दूर करने के लिए टास्क फोर्स के गठन पर भी सहमति बनी है। चीन की राजधानी बीजिंग में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के प्रधानमंत्री ली कशांग के बीच सुबह प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों में अंतरिक्ष, विज्ञान, स्किल डेवलपमेंट, स्मार्ट सिटी, पर्यटन और शिक्षा सहित कई क्षेत्रों में सहयोग से जुड़े कुल 24 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। चीन भारत में बुलेट ट्रेन चलाने के लिए फिजिबिलिटी स्टडी पर सहमत हुआ है। दोनों देश आपसी पर्यटन बढ़ाएंगे और आर्थिक संबंधों को बढ़ाने के लिए हाई लेवल टास्क फोर्स पर भी सहमति बनी है। चीन मेक इन इंडिया मिशन में भारत का सहयोग करेगा। चीन में भारत के सहयोग से योग कॉलेज खुलेगा। साथ ही जून में नाथुला के रास्ते मानसरोवर यात्रा शुरू करने के लिए भी समझौता हुआ है। भारत के 4 शहर चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और औरंगाबाद को चीन के 4 शहरों के साथ सिस्टर सिटी बनाने पर सहमति हुई है। प्रसारण के क्षेत्र में चीन के सरकारी चैनल, सीसीटीवी और दूरदर्शन के बीच कंटेंट के आदान प्रदान पर समझौता हुआ है। We have set a high level of ambition for our economic partnership. We see enormous bilateral opportunities and many similar challenges like urbanization. I think the most important takeaway today was an agreement that we would set up a high-powered task force which will look at economic issues, which will look at the trade deficit, look at IT issues, look at pharma issues, agriculture issues, manufacturing issues. ग्रेट हॉल ऑफ पीपुल में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच इस मुलाकात में सीमा विवाद के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच कई जगहों पर सीमा निर्धारण नहीं है। उन्होंने उम्मीद जताई कि बातचीत के जरिए इसे सुलझाया जाएगा। चीन ने भी इससे सहमति जताई है। I also reiterated the importance of clarification of line of actual control in this regard. I sought tangible progress on issues relating to visa policy and trans-border rivers. 我们共同认为要保持边界问题特别代表会晤的势头，寻求公平合理和双方都能够解决的方案。 इससे पहले बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ पीपुल्स में प्रधानमंत्री का औपचारिक स्वागत हुआ, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली चीन यात्रा है। पिछले साल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत दौरे के वक्त दोनों देशों के बीच 16 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे। शाम को प्रधानमंत्री बीजिंग के लिए रवाना हो गए। बीजिंग से अमृता राय के साथ फ्रैंक परेरा, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शंघाई में चीन की बड़ी कंपनियों के प्रमुखों से मिलेंगे। भारतीय कंपनियों को उम्मीद है कि इस बैठक में चीन के साथ बढ़ते व्यापार असंतुलन को कम करने का एक रोड मैप तैयार हो सकता है। जानकारों का मानना है कि भारत को भी इसके लिए कोशिशें करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के प्रधानमंत्री ली केचांग के बीच बैठक में व्यापार असंतुलन दूर करने के लिए टास्क फोर्स बनाने का फैसला हुआ। दरअसल भारत और चीन का कारोबार चीन के पक्ष में झुका हुआ है। शनिवार को शंघाई में चीनी कंपनियों के प्रतिनिधियों से प्रधानमंत्री की मुलाकात में भी इस पर चर्चा होगी। व्यापार असंतुलन से भारतीय कंपनियों को खासी दिक्कतें होती हैं। China is extremely competitive as far as the products coming from there is concerned. But I think India also has a lot of advantages. We have a lot of products which we can export and which are needed in China. There are a series of non-tariff barriers in China, which I think we expect the Prime Minister will work upon in this visit and make some breakthroughs. कारोबारी साल 2013-14 में चीन से व्यापार में असंतुलन 36.21 अरब डॉलर था। 2014-15 में ये 1/3 बढ़कर 48.43 अरब डॉलर हो गया। इस दौरान चीन को 11.95 अरब डॉलर का निर्यात हुआ,
वहीं चीन से 60.39 अरब डॉलर का आयात हुआ। जहां हम सामान सारी दुनिया को बेचते हैं, जैसे दवाइयां हैं, तो वहां चीन का मार्केट हमारे लिए बंद है आज। तो वो मार्केट कुछ हद तक खुल जाए। या जैसे सॉफ्टवेयर सर्विसेज हैं, हम सारी दुनिया को बेचते हैं, चीन का मार्केट हमारे लिए बंद है। तो हम उम्मीद करेंगे कि चीन का मार्केट हमारी कंपनियों के लिए थोड़ा सा खुल जाए। शंघाई में शनिवार को भारत और चीन के बीच 10 अरब डॉलर का निवेश समझौता हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां मेक इन इंडिया में निवेश के लिए चीनी कंपनियों से अपील कर सकते हैं। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और सीधे रुक करेंगे बीजिंग, यहाँ से हमारे सहयोगी फ्रैंक परेरा जोड़ रहे हैं। फ्रैंक, बीजिंग में कहूँ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जो फोकस था वो किन बड़े मुद्दों को लेकर दिखा? बीजिंग में भी फोकस ज्यादातर ट्रेड और इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसके अलावा बहुत सारे मुद्दे भी उठाए थे चीन के प्रधानमंत्री ली कीचैंग के साथ, जैसे कि स्टेपल्ड वीजा इशू, लैंड बॉर्डर इशू, ब्रह्मपुत्र इशू और कई सारे जो स्टिकी मामले माने जाते हैं उनको भी उठाया गया था। लेकिन इन मामलों पर अभी तक कोई सोल्यूशन दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन फिलहाल कुछ ही महीनों में कुछ फॉरवर्ड मूवमेंट देख सकते हैं इन मामलों को लेकर। यही प्रॉमिस किया है फॉरेन सेक्रेटरी सुब्रमण्यम जयशंकर ने। फिलहाल टाइज के बारे में बात करें तो फोकस जरूर ट्रेड के ऊपर था और इकोनॉमिक टाइज के ऊपर था, और दोनों ही देशों ने मतलब तय किया है कि ये ट्रेड डेफिसिट जो है इसको हटाकर दोनों ही देशों को आगे बढ़े। फ्रैंक, बहुत बहुत शुक्रिया वहां से ताज़ा अपडेट देने के लिए। उधर भारत और चीन के बीच सहयोग के साथ दोनों देशों के राज्यों के बीच भी समझौते हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चीन यात्रा पर गए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि चीन की कॉरपोरेट कंपनियां भारत में निवेश करना चाहती हैं। फडणवीस ने राज्यसभा के संवाददाता फ्रैंक परेरा से बातचीत में कहा कि बड़ी चीनी कंपनियों के प्रतिनिधि महाराष्ट्र में कंपनी की इकाई लगाने के लिए भारत आएंगे। Firstly, today our sister city agreement was signed between Aurangabad and one of the cities here. More than that, yesterday I went to Henin where I visited Foxconn. Foxconn is one of the biggest mobile manufacturing company. They were very keen on coming to Maharashtra. We had good bilateral talks. And in the end of May, the president of Foxconn is coming to Maharashtra. और एक आम आदमी के लिहाज से एक बुरी खबर है। तेल कंपनियों ने एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। पेट्रोल 3 रुपये 13 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है, जबकि डीजल की कीमतों में 2 रुपये 71 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। बढ़ी हुई कीमतें आज आधी रात से लागू होंगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के चलते तेल कंपनियों का यह निर्णय है। 15 दिन पहले भी पेट्रोल की कीमतों में करीब 4 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। आय से अधिक संपत्ति मामले में बरी होने के बाद जयललिता एक बार फिर से तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनने की तैयारी में है। जयललिता ने 22 मई को पार्टी विधायकों की एक बैठक बुलाई है। पीटीआई के मुताबिक बैठक में उन्हें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। एआईएडीएम के सुप्रीमो जयललिता जल्द ही 5वीं बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनने वाली हैं। उन्होंने 22 मई को पार्टी विधायक दल की बैठक बुलाई है। जयललिता ने शुक्रवार को बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। माना जा रहा है कि विधायक दल की बैठक के बाद वो सरकार बनाने का दावा करेंगी और 24 मई से पहले वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकती हैं। पिछले साल 27 सितंबर को बेंगलुरु की विशेष कोर्ट ने जयललिता को आय से अधिक संपत्ति का दोषी पाया था। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। तब से ओ पनीरसेल्वम तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन 11 मई को कर्नाटक हाईकोर्ट ने उन्हें इस मामले में बरी कर दिया। जयललिता पहली बार 1991 में राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों की समस्याओं को उजागर करने के लिए आज तेलंगाना के आदिलाबाद में 15 किलोमीटर की पदयात्रा की। वडियाल गांव में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नया भूमि विधेयक किसानों के साथ धोखा है। कोरीतिकल गांव से अपनी पदयात्रा शुरू करने से पहले राहुल वेलमा राजेश्वर के घर पहुंचे। वेलमा ने कर्ज न चुका पाने की वजह से आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने आत्महत्या कर चुके एक किसान की पत्नी को 2 लाख का चेक भी दिया। जब भी कांग्रेस पार्टी की सरकार होती है, जब भी हमें दिखता था
कि किसान को कोई कठिनाई हो रही है, किसान के सामने थोड़ी सी भी मुश्किल हो रही है, तो हम एकदम जाकर उसकी मदद करते थे। राहुल गांधी ने केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि उद्योगपतियों के दबाव में सरकार ने यूपीए के बिल को पलट दिया। अब जब आपसे जमीन ली जाएगी, आपसे बिना पूछे ली जाएगी, और अगर 5 साल के अंदर काम शुरू नहीं हुआ, 10 साल के अंदर काम शुरू नहीं हुआ, 15 साल के अंदर काम शुरू नहीं हुआ, 50 साल के लिए काम शुरू नहीं हुआ, तब भी आपको जमीन वापस नहीं मिलने वाली। राहुल की यह पदयात्रा किसानों के साथ एकजुटता जाहिर करने और उनमें विश्वास की भावना मजबूत करने के लिए हो रही है। तेलंगाना में टीआरएस सरकार बनने के बाद से सैकड़ों किसान आत्महत्या कर चुके हैं। हालांकि टीआरएस सरकार ने राहुल से इस मुद्दे पर राजनीति न करने की अपील की है। इससे पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष पंजाब और महाराष्ट्र गए थे, जहां उन्होंने किसानों से बातचीत की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर के कलेक्टर को प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान प्रोटोकॉल और ड्रेस कोड उल्लंघन मामले में नोटिस जारी कर कड़ी चेतावनी दी है। 9 मई को प्रधानमंत्री के छत्तीसगढ़ दौरे के वक्त कलेक्टर अमित कटारिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से धूप का चश्मा लगाकर मिले थे, जिसकी वजह से राज्य सरकार ने उन्हें चेतावनी देकर गलती न दोहराने को कहा है। 2004 बैच के आईएएस अधिकारी अमित कटारिया को ऑल इंडिया सर्विस नियमों के उल्लंघन के तहत ये चेतावनी दी गई है। दंतेवाड़ा के कलेक्टर केसी देव सेनापति को भी इसी मामले में नोटिस जारी किया गया। वो भी 9 मई को प्रधानमंत्री से मिले थे। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष बरखा शुक्ला सिंह को नोटिस जारी किया है। नोटिस में बरखा सिंह पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया। नोटिस में कहा गया है कि महिला आयोग ने कुमार विश्वास के मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की। बरखा सिंह को 3 दिन में इस नोटिस का जवाब देने को कहा गया है। दूसरी ओर हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को झटका देते हुए कुमार विश्वास को दिल्ली महिला आयोग की तरफ से भेजे गए समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कुमार विश्वास को आयोग के सामने जाकर महिला से अपने संबंधों पर स्थिति साफ करने को कहा है। और एक अन्य मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के अलावा आम आदमी पार्टी के 3 नेता आज दिल्ली की अदालत में पेश हुए। इन सभी पर पिछले साल रेल भवन के बाहर हुए आंदोलन के दौरान निषेधाज्ञा के उल्लंघन के आरोप हैं। पिछली सुनवाई के दौरान ये लोग कोर्ट में पेश नहीं हुए थे, जिस पर जज ने नाराजगी जताई थी। स्विट्जरलैंड ने कालेधन के खिलाफ भारत की लड़ाई में सहयोग का आश्वासन दिया है। भारत दौरे पर आए स्विट्जरलैंड के वित्त मंत्री जोहान स्नाइडर अमान ने आज कहा कि भारत को ज़रूरी जानकारियां मुहैया कराने के लिए स्विट्जरलैंड अपने कानून में बदलाव करेगा और इसके लिए संसद में ज़रूरी कानून पास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय संसद ने कालेधन के खिलाफ जो कानून पारित किया है उसका भी अध्ययन किया जा रहा है। नेपाल में बचाव कार्य के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुए अमेरिकी हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया है। 12 मई को आए भूकंप के बाद हेलीकॉप्टर का पता नहीं चल पा रहा था। हेलीकॉप्टर से 3 झुलसे वे शव मिले हैं। उसमें नेपाली सेना के 2 जवान और 6 नौसैनिक सवार थे। नेपाल में ताज़ा भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 117 पहुंच गया है। नेपाल में 25 अप्रैल को आए भूकंप के बाद से अब तक 215 से ज़्यादा भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो खबरों के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। नमस्कार।